अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शासिफ हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला ग्रैंडी एक्स 2025 मॉडल ब्रांड न्यू। और ये गाड़ी वाइट विद बेज रूम के साथ है। मोस्टली गाड़ियाँ ब्लैक रूम के साथ होती हैं, ये गाड़ियाँ काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन ब्लैक वाला रूम एड ऑन फीचर है जो कि आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड गाड़ी है और 25 की ग्रैंडी में भी कोई खास चेंज नहीं किए गए, बट स्टिल ये गाड़ी भी एक कंसिडरेबल ऑप्शन है अगर आप यारिस या सिटी वगैरह से एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं। ये ब्रांड न्यू है और इसके अलावा इंजन इसमें 18 सीसी आता है। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है एज कम्पेयर टू पहले वाली ग्रैंडियाँ जो कि 2014-15 में आ रही थी। अभी भी ये गाड़ी एक डिसेंट ऑप्शन है। फिलहाल अगर बात कीजिए प्राइस की तो इसकी आस्किंग 7950 है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी किसी भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। सेकंड मोटरस्पोर्ट की दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच जो कि जीटी रोड पे है। ओवरऑल इट्स अ गुड सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पहले वाली ग्रैंडी से बहुत सारा इंप्रूव कर दी गई है। ग्रैंडी की ये शेप पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च की गई थी और इसकी हेडलाइट्स बहुत बड़ी साइज थी और हेलोजन वाली थी। इनको फिर फेसलिफ्ट के बाद 2017 में थोड़ा स्लीक कर दिया गया और इसमें फिर 22 प्रोजेक्शन लैंप दे दिया गया और ये प्रोजेक्शन लैंप बेसिकली ऑटो लेवल भी करते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और इस कैटेगरी में बहुत ही कम गाड़ियाँ ये सारे फीचर्स ऑफर करती हैं। फिर इसमें DRL आ गई थी 17 से ऑनवर्ड्स और इसके बाद एक ऑल्टिस स्पेशल एडिशन वर्जन भी आ गया। उसमें भी हेडलाइट्स काफ़ी हद तक ऐसी ही हैं, लेकिन उनमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर नहीं है। फिर ऑल्टिस फॉग लैंप्स भी ऑफर नहीं करती। तो ग्रैंडी बेसिकली कोरोला में एक अल्टीमेट पैकेज है और ये गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स बायड्रोन है ही, अब फॉग लैंप भी प्रोजेक्शन लैंप के साथ हैं। फिर इसके अलावा इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं जो कि इस कैटेगरी में अगेन शायद भी गाड़ी ऑफर कर रही हो। और इसके अलावा इसके बम्पर्स भी काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर कर दिए गए हैं एज कम्पेयर टू पहले वाली गाड़ी। ये बम्पर्स के जो बोल्स्टर वाला सीन है ये 2021 के बाद किया गया था और इसके बम्पर्स में ये ब्लैक एरिया ऐड कर दिया गया, वैसा ही जैसा कि इस एरा की हायर टोयोटा ऑफर कर रही थी। अब विड्स देख लें आप 2021 की, एक्सटीओ देख लें, ये गाड़ी देख लें, क्राउन, कैमरी, सब में एक ये ब्लैक वाला एरिया आ रहा है फ्रंट पे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी कुछ चीजें इंप्रूव की गई हैं और वो है इस गाड़ी के रिम ये 2022 से इसमें आना शुरू हो गए थे। पहले ऑल्टिस में आए थे, फिर इस गाड़ी में आ गए और ये रिम्स भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट हैं। बाकी इन रिम्स के बाद यहाँ से बैचिंग रिमूव कर दी गई है डुअल VVT की। आई एम नॉट श्योर व्हाई, हालांकि टेक्नोलॉजी तो इंजन की वही है, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से टोयोटा ने चीप आउट कर दिया है। अब बाकी रिम साइज भी इंप्रूव किया गया था इसका। ये 16 इंच के रिम है, ये शुरू से नहीं आ रहे। 2015 से 17 तक के जो रिम थे वो रिम्स 15 इंच के थे। फिर इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में अच्छा है, वो सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और इसके साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है और इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। प्लस इनमें एक और चीज़ एक्स्ट्रा आती है जो कि सिविक वगैरह ऑफर नहीं करती और वो ये है कि आप इसकी सेटिंग करने के बाद जैसे इसको रिवर्स में लगाएंगे तो ये बेसिकली एडजस्ट करेगा आपकी सेट की गई सेटिंग्स के लिहाज से। इसको सेट करने का तरीका ये है कि रिवर्स लगा के आप जो साइड मिरर्स को एडजस्ट कर देंगे और फिर दोबारा पार्किंग पे या डी में करेंगे तो ये अपनी पोजीशन वापस पे चले जाएंगे। जैसे आप दोबारा रिवर्स लगाएंगे तो आपकी सेट की गई सेटिंग के हिसाब से इसका मिरर एडजस्ट करेगा, टिल्ट करेगा। तो ये बेसिकली एक कन्वीनियंट फीचर है काफ़ी। फिर इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं स्क्रीन से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ ड्राइवर की साइड से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सिटी या यारिस वगैरह से बड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये काफ़ी डिसेंट है और इसके अलावा इसमें ये साइड स्कर्ट्स भी 2017 से ऑनवर्ड्स ऐड की गई थी, पहले ये इसमें नहीं आ रही थी। बेसिक जो मर्जी वर्जन हो, ग्रैंडी हो, ऑल्टिस हो, GLI हो, XLI हो, किसी में बॉडी किट नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल से लुक्स को काफी कंप्लीट सा बना रही है। और इसके अलावा ग्रैंडी के डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम आता है जो कि सिग्निफाई करता है कि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। फिर इसमें सनरूफ आती है। टोयोटा पैनोरामिक रूफ बहुत ही कम गाड़ी में ऑफर करता है एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई। इवन LX 600 में आज तक पैनोरामिक रूफ नहीं आई। और यहाँ पे आके गाड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस तरह से ग्रैंडी में रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ आते हैं। आप इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। ये चीज़ ऑल्टिस वगैरह ऑफर नहीं करती। नाइस। ये इसका फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि 55 लीटर्स का है। एक फुल टैंक में गाड़ी आपको तकरीबन 600-650 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकती है अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। और बाकी इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है। ये चीज़ भी सिटी ऑफर नहीं करती, ना ही यारिस में आती है। ये वाली चीज़ें इन्हीं गाड़ियों से ऑनवर्ड आना शुरू होती हैं। सिविक या ग्रैंडी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक होती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ भी इसमें इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। आजकल के लिहाज से गाड़ी थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगने लग गई है क्योंकि इसमें क्रोम बहुत सारा है। मोस्टली नई गाड़ियाँ सिविक वगैरह देख लें, एलेंट्रा देख लें, उनमें क्रोम काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया गया है। बट ये क्योंकि जनरेशन इतनी पुरानी चलती आ रही है तो इसमें वो सारी चीज़ें अभी हैं। बट इसको काफ़ी हद तक अपडेट किया गया है आज के टाइम के लिहाज से देखने के लिए। और अपडेट्स ये हैं कि एक तो इस गाड़ी के बम्पर पे ये बॉडी किट्स दे दी गई थी। बम्पर्स के थोड़ा ज़्यादा बोल्स्टर्ड हैं इसके पेट पहले वाली गाड़ियाँ। और इसके अलावा इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये भी काफ़ी हद तक अपडेट की गई हैं और लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं।
जब ये गाड़ी इनिशियली आई थी तो इसकी टेल लाइट्स काफ़ी बेसिक सी थी और उसमें इतना सारा एरिया खाली होता था क्योंकि जो उसके इंटरनेशनल वर्जन से उनमें रेयर फॉग आती थी और पाकिस्तान में रेयर फॉग ना होने की वजह से वो एरिया खाली छोड़ दिया गया था। इसमें वो एरिया पूरा यूज़ किया गया है तो इसकी लुक में सारा बेहतर आ रही है। और ये ट्रंक की क्रोम वाली गार्निश फिर टेल लाइट्स के अंदर से कंटिन्यू करती है और इसके अलावा इसकी डिग्गी के अंदर भी स्मार्ट अनलॉक दे दिया गया था। और अगर बात की इसका ट्रंक कैपेसिटी की तो इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी ट्रंक यारिस की ट्रंक से छोटी है। हालांकि यारिस से काफ़ी छोटी गाड़ी है, उसकी ट्रंक डीप ज़्यादा है, इसकी उतनी डीप नहीं है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर करती है, प्रॉपर फुल साइज का ट्रंक मैट आता है इसमें, ये रबड़ का अलग से जो कि स्विफ्ट वगैरह ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा बाकी ट्रंक के अंदर भी इसके प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई हैं। बाकी रेयर बेंचेस जैसा कि मैंने बताया फोल्डेबल हैं तो इसको आप इसकी ट्रंक को काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये टोयोटा का सिग्नेचर मसला, इसकी डिग्गी बड़े ज़ोर से बंद होती है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की तो ये भी बार बार अपडेट किया गया है नए टाइम्स को मीट करने के लिए, बट अभी भी मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत रूम है इंप्रूवमेंट का। इस तरह से कि ये बिल्कुल एक अप फ्रंट काइंड ऑफ इंटीरियर है, सब कुछ बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि नई गाड़ियों के इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खुले फील करवाते हैं और उनके जो मल्टीमीडिया डिस्प्लेज हैं ये भी फ्लोटिंग यानी कि ऊपर आने लगे हैं। खैर इन सब पे अगर डिस्कशन करूंगा मैं। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की तो ग्रैंडी का स्टीयरिंग लेदर स्टिच्ड आता है, जबकि छोटे सारे वर्जन के अंदर स्टीयरिंग बिल्कुल प्लास्टिक का होता है। इसकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा बेहतर है और ये स्टीयरिंग हैवी मल्टीमीडिया वाला। इसमें पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं और क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। क्रूज कंट्रोल इसमें नॉर्मल है। और अगर बात की स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये चीज़ इन बड़ी गाड़ियों में ही आती है, यारिस वगैरह में नहीं होती। और बाकी अगर बात की जाए हेडलाइट्स की तो ये नॉर्मल सी हैं, फॉग के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है और मीटर इसका लुक्स के लिहाज से बस ठीक है। अब इस कैटेगरी की जितने भी गाड़ियाँ हैं सबके मीटर काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, इलेंट्रा का भी, सिविक का भी। ये मीटर मेरे ख्याल से सबसे पीछे रह गया है। इसमें 4.2 इंचेस की छोटी सी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको स्टैट्स शो करवाएगी, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आरसी टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स वगैरह। लेकिन बाकी जो एनालॉग डायल्स हैं ये मेरे ख्याल से अपडेट होने चाहिए। बाकी मीटर क्या होते हैं इसकी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, सारा कुछ यहाँ पे यूजुअल है। और अगर बात कीजिए मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। ऑल्टिस की स्क्रीन इससे डिफरेंट होती है, वो अल्पाइन की होती है, ये टोयोटा की ही है। इसमें ज़्यादा फीचर आते हैं, इसमें फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इंटीरियर कैमरा, ये सब भी है, नेविगेशन भी है। और उसके अलावा इसमें टोयोटा शोर, टोयोटा कनेक्ट की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि छोटे वर्जन में नहीं होती। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें ऑटोमेटिक है जो कि अगेन शुरू से नहीं आ रहा, ये 16 के बाद से आना शुरू हुआ था। और इसके टेम्परेचर को मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। 16 वाली गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल की लुक थोड़ी सी डिफरेंट थी। और इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे बेसिक ऑक्स चार्जिंग इनपुट वगैरह दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। और गेयर सेलेक्टर जो है इसका ये ट्रिप्टॉनिक है, इसको आप डी में करके मैनुअली यहाँ से भी चला सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से भी चला सकते हैं पैडल शिफ्टर से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, सिविक के सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वर्जन में आती है। बाकी हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, इस कैटेगरी में सिर्फ यही गाड़ी रह गई है जो कि ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक ऑफर कर रही है, बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे ये स्पोर्ट मोड वगैरह दिया गया है, कप होल्डर्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। और अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये भी लेदर की फिनिश में है। ये है बेज रूम वाली गाड़ी, इसमें एक ऑल ब्लैक इंटीरियर भी ऑफर हो गया है जो कि एक एड ऑन फीचर है और आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करके लेना पड़ता है। उसके रिव्यू भी मैंने किए हुए ऑलरेडी जाके, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए डोर्स की तो इनमें भी लेदर यूज किया गया है, बट आगे वाला पोर्शन ये चीप प्लास्टिक है, मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकता था। विंडोज में ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल हैं। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद लाइट्स। ग्रैंडी में केबिन लाइट्स भी काफी सारी आती हैं, 7 टू बी एग्जैक्ट। 2 यहाँ पे, 2 फिर साइड पे, 1 यहाँ पे सेंटर में और फिर 2 बैक पे पीछे। एयरबैग इसमें टोटल 2 आते हैं। रेयर मिरर्स का ऑटो डिमिंग वाला है। ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे काफी सफिशिएंट है। सिविक वगैरह से गाड़ी ज़्यादा खुली है और हेडरूम का भी मेरे पास यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इसमें बैक पे आसानी से 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। सिविक में थोड़े तंग हो जाते हैं और ये गाड़ी 3 से 4 लोग बैक पे बैठा के नीचे नहीं लगती, सिविक लगती है। तो यहाँ पे ये गाड़ी एक एज ले जाती है उन पे, और इवन गाँव वगैरह के लिहाज से भी ये गाड़ी एक बेहतर ऑप्शन है। फिर इसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। और इसके अलावा फिर इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स हैं और रेयर पैसेंजर्स के लिए कैबिन लाइट्स यहाँ पे बहुत सारी हैं जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। बाकी यहाँ पे फिर पावर आउटलेट भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, लेकिन एयरबैग्स गाड़ी में नहीं आते। अगर होते तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है, 1300, 1600, 1800। बाहर की कंट्रीज में 2000 सीसी इंजन भी आते हैं, बट पाकिस्तान में 1800 टॉप ऑफ लाइन है और ये ग्रैंडी में आता है।
वैसे बाय द वे 1800 सीसी इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन भी ऑफर होती है पाकिस्तान में, बट वो गाड़ियां ना होने के बराबर हैं। अगर बात की जाए इसकी, ये बेसिकली 1800 है। इंजन ये 2ZR-FE है और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है। परफॉर्मेंस फिगर्स की बात की जाए तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें CVT होने की वजह से इसकी गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है और इसकी एवरेज भी अच्छी आती है। अगर बात की जाए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 12-13 की एवरेज आराम से दे सकती है, जो कि इतने बड़े इंजन के लिहाज से एक ठीक एवरेज है। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब कुछ आता है। फिर इसमें जो इंजन बे है काफ़ी टाइटली पैक्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली 1800 सीसी इंजन है। अगर आप 1300 सीसी वाली गाड़ी को देखें उसका इंजन बे खोल के, तो उसमें छोटा सा इंजन बड़ा होता है और बाकी सारी जगह आसपास खाली होती हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं है। और बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, बोनट इसका ओपन स्टैंड से ही होता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, और टायर साइज जो है इसमें यह है 205, 55 और 16। 205 और 16 ये 2017 के बाद से आना शुरू हुआ है। पहले इसमें रिम 15 इंचेस के थे और टायर 195 था, 195, 65 और 15। पहले टायर पे यूरो स्टार आता था, अब इसमें योकोहामा का एड1 है और इस कैटेगरी में ये गाड़ी सबसे बेस्ट टायर ऑफर कर रही है। सिविक भी BG थंडर मैक्स ऑफर करती है, जो कि जनरल का टायर है। लैंड्रा में भी टायर कोई खास अच्छे नहीं आते, ये टायर सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में। और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स तीनों आते हैं, तो इसकी राइड भी डिसेंट है। सस्पेंशन के लिहाज से Corolla सबसे ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है खड्डों पे। और इसके अलावा ये गाड़ी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये गाड़ी खड़कती इतनी आसानी से नहीं है। सिविक वगैरह खड्डों वगैरह पे खड़क जाती हैं। बाकी इसके अलावा इसमें 5-6 लोग बिठा के भी ये गाड़ी नीचे नहीं लगती, सिविक 2 लोग बिठाने से भी नीचे लग जाती है बैक पे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।